हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो वर्ल्ड सिविलाइजेशन बीए सेकेंड सेमेस्टर के जो भी बच्चे होंगे और उन्होंने अगर हिस्ट्री पेपर को लिया होगा एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी किसी भी रूप में, तो उनको वर्ल्ड सिविलाइजेशन में आपको पढ़ना है मिस्र की सभ्यता, जिसको हम लोग इजिप्टियन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ना है। तो इसमें जो आपका पढ़ने का जो तरीका है ना बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उन चीज़ों को हम बता दें आपको कि आज इसके पॉलिटिकल हिस्ट्री को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 3 वीडियो इस पर बनाया हुआ है, आप अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आज से हम लोग इसकी राजनीतिक स्थिति को देख लेंगे। 2 वीडियो और इस पे आएगा तो ये राजनीतिक स्थिति इसकी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ों को इसका कंटिन्यू करके और जल्द ही इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, पहली चीज़ें ये समझिए कि मिस्र की सभ्यता के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग कोशिश यही करेंगे उन चीज़ों को समझने का जो कि ये सभ्यता आखिर उभरी कहाँ, तो इसके बारे में जानिए। तो देखिए, प्राचीन काल में कई एक सभ्यताएं उभरी, जिसमें मिस्र भी एक सभ्यता था, जो कि प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे। और मिस्र की सभ्यता जो उभरी थी बच्चों, वो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में उभरी थी। ठीक है, तो इस बात को भी आप जानते हैं। और मिस्र के बारे में हमने बताया था कि ये जो है 3 तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। इसके एक तरफ जो है मरुस्थल है, यानी विशाल मरुस्थलीय भाग पाया जाता है। तो और मिस्र की सभ्यता जो है ये नील नदी के तट पर है। तो इतनी चीज़ आप जान गए। अब आप देख लीजिए मैप को, और मैप आपको बनाना है, ये भी बात ध्यान में रखना है। ये मत सोचिए कि मैप खाली देख के छोड़ देना है। मैप आप बनाना सीखिए और उसको बनाइए। अफ्रीकी महाद्वीप में नील नदी आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए नील नदी ये है, ये आपका बह रहा है, तो इसको देखिए। ठीक है, तो नील नदी के ही किनारे यही जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या उभरा था, ये मिस्र की सभ्यता उभरी थी। और ये अफ्रीकी महाद्वीप का जो आपका है मैप है आपके सामने। तो इस बात को ध्यान में रखना है और इसको बनाने का प्रैक्टिस आप 1-2 बार कीजिएगा, बहुत हार्ड नहीं है। आप सीधा इस तरह करके आप बना लीजिएगा तो ये आपके समझ में आ ही जाएगा। और इस तरह आप कर लेंगे तो ये आपका मैप बन गया। और यहाँ पे आप दिखा दीजिएगा मिस्र नदी, ये नील नदी है जो कि यहाँ से यहाँ तक निकल जाती है नीचे तक। और उसके बाद आपको यहीं पे दिखाना है कि ये मिस्र की सभ्यता उभरी थी। ठीक है, तो ये एकदम आसान है और आपको बना भी लेना है मैप को। ठीक, तो आपने ये देख लिया कि मिस्र कहाँ है, अफ्रीकी महाद्वीप में है और नील नदी के किनारे था ये सभ्यता। अब देखते हैं इसका कालखंड क्या था। तो ये देखिए, मिस्र के बारे में, ये नील नदी के बारे में कहा जाता है, हेरोडोटस जो इतिहासकार हैं उन्होंने कहा है भाई कि नील नदी की ही देन है। मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी की देन है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, इसीलिए इसको थोड़ा हम स्पीड खींच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, मिस्र की सभ्यता का कालखंड जो होता है ना बच्चों, वो 3400 ईसा पूर्व से लेकर 332 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी लगभग आप मानिए, अगर आप 3400 नहीं भी मानते हैं ना, तो इसको लगभग मानिएगा 4000 ईसा पूर्व से 332 यानी 332 ईसा पूर्व तक का काल जो है, ये कौन है, मिस्र की सभ्यता का काल है। यही इतिहासकार भी मानते हैं, बहुत से इतिहासकार। लेकिन अगर आपको एडजेक्ट आपको ध्यान में रखना है तो यही रखिएगा, 3400 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व। अब बोलिएगा कि सर आप सही अब कौन याद रखें, तो याद इसी को रखिएगा, 3400 से 332 ईसा पूर्व। ठीक है, मिस्र की सभ्यता में हमने पहले भी बताया था बच्चों, 30 राजवंशों का शासन रहा है। तो 30 राजवंश को पढ़ना तो बहुत डिटेल में तो पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन उसके हर एक चीज़ों को समझना तो बहुत ज़रूरी होगा ना। क्योंकि आपसे क्वेश्चन कहीं भी पूछ देगा, आपके सिलेबस में देखिएगा किस तरह से लिखा हुआ है कि मिस्र की सभ्यता और उसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को लिख दिया है। तो इसका मतलब है कि आपको सारे एस्पेक्ट को देखना होगा, समझना होगा। तो इसीलिए अब देखिए, इसमें कौन कौन से शासन के वंश हैं और कौन कौन से टाइम पीरियड हैं उसको देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से अब यहीं से कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे हम लोग राजनीतिक स्थिति का। ठीक है, तो देखिए, प्राग वंश मिस्र में जो है ना, पहला हुआ प्राग वंश, जिसको कि आप बोलते हैं प्री हिस्ट्री का पीरियड, जैसे इंडिया में था उसी तरह वहाँ भी था। तो उसका जो कार्यकाल मतलब जो टाइम पीरियड है ना, वो 3400 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें 2 राजवंश उभरे थे बच्चों। प्रागवंश में हम बताएंगे आपको, प्रागवंशीय 2 राजवंश थे, जिसमें उत्तर का मिस्र, उत्तरी मिस्र राजवंश और दक्षिणी मिस्र का राजवंश। ठीक है, उसमें ये बताएंगे आपको। उसके बाद देखिए, प्रथम 2 वंश यानी कि प्रथम वंश, द्वितीय वंश, ये फिर उसके बाद उभरे, जो कि 3400 से 2980 तक चला इसका काल। उसके बाद देखिए, प्राचीन राज्यकाल यानी पिरामिड युग, जिसमें कि आप जानते हैं कि पिरामिड का निर्माण हुआ। पिरामिड क्या होता है बच्चों, ये देखिए, जो ऊंचे ऊंचे इमारत जो बनते थे, जो कि नीचे में बहुत ही
चौड़ा होता था, लेकिन ऊपर जाके ये एक ही बिंदु पर मिल जाता था, यानी कि नुकीला होता था। यही होता था क्या, उस समय जो बड़े बड़े पिरामिड बनते थे, इसीलिए इसको बोला जाता है पिरामिड युग। जो कि इसका कार्यकाल क्या है, यानी कि इसका टाइम पीरियड क्या है, इसको याद रखना होगा आपको। 2980 से 2475 ईस्वी पूर्व तक के काल को पिरामिड युग के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए सामंतवादी युग आया। पिरामिड युग में जो है ना बच्चों, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा राजवंश यहीं पे उभरा था पिरामिड युग में, ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद सामंतवादी काल जो आया ना बच्चों, इसमें 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ये 4 राजवंश इसमें उभरे, जिसका काल था 2475 से 2160 तक, ठीक है। लगभग 300 वर्षों का ये काल रहा था सामंतवादी युग। उसके बाद देखिए मध्य राज्यकाल जो आया था वो 2160 से 1788 ईस्वी पूर्व तक यहाँ पे शासन हुआ। उसके बाद देखिए हिक्सोस का शासनकाल जो आता है ना, वो 13वें से 17वें राजवंश तक का काल इसमें माना जाता है। और ये जो होता है ना 1788 से 1580 तक के काल को पढ़ना पड़ेगा यहाँ। उसके बाद देखिए साम्राज्यवादी काल, तो इसमें क्या होता है, साम्राज्यवादी काल या साम्राज्य काल जो है उसमें 18वें, 19वें और 20वें साम्राज्य का काल रहता है, और वो 1580 से 1090 ईसा पूर्व तक चलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आ जाएगा विदेशी अधिपत्य का काल, जो कि 1090 से 663 ईसा पूर्व तक चलेगा। फिर देखिए साहित्य युग आएगा, जिसमें 20वां राजवंश रहेगा। उसके बाद देखिएगा ईरानी शासन, यानी कि 27वें से 30वें राजवंश, जो कि 525 से 332 ईसा पूर्व, यानी टोटल इसमें 30 राजवंशों का इतिहास आपको पढ़ना है। अब बोलिएगा सर इतना इतिहास पढ़ेंगे तो याद क्या रहेगा, याद तो रहेगा नहीं। सही बात है, 30 राजवंश का इतिहास तो याद रहना मुश्किल है, लेकिन इसमें हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे ना बच्चों जो आपसे पूछा जाएगा और जो मेन होगा, ठीक है। और उसी के बिहाफ पे आपको सारी चीज़ें समझाते और बुझाते हुए चलेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, हमको पता है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और हमें यह भी पता है कि कैसे क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, हम उस कार्य को कर रहे हैं, और बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बस इतना ही करना है आपको, ठीक। अब आ जाइए मेन चीज़ आप देखते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, जो कि हमने बताया था 3400 से 2980 ईसा पूर्व तक का काल को जो है प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, जो कि हमने पहले ही बता दिया आपको। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है ना बच्चों, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या करना है हम लोगों को, पढ़ना जो है हम लोगों को, वो हम बताएंगे आपको कि इसमें 2 राजवंश पहले पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में 2 राजवंश हुए, जो कि आप देखिएगा 3400 ईसा पूर्व तक चले, मतलब इससे पहले तक चले, ठीक है। 3400 ईसा पूर्व के पहले तक चले 2 राजवंश, तो उसको हम लोग बताएंगे। और उसके बाद देखिएगा प्रागैतिहासिक वंश में ही 2 और वंश हुए, जिसको हम लोग प्रथम वंश और द्वितीय वंश बोलेंगे। और उनके कार्यकाल को देखिएगा तो वो 3400 से 2980 ईसा पूर्व, यानी लगभग 500 ईसा पूर्व तक यहाँ पे शासन किए। तो उन चीज़ों को हम लोग देखने और समझते हैं। अब तो देखिए, अब हम आपको एक चीज़ समझाते हैं, थोड़ी कहानी को समझिए, यानी कंसेप्ट को समझिए। ये जो मिस्र है ना, मिस्र की सभ्यता के बारे में जो आप पढ़ रहे हैं अभी या पढ़ने वाले हैं, तो ये जो है ना बच्चों, आपको अब यहाँ पे मैप से समझाते हैं कि ये जो है पहले क्या था बच्चों, कि ये 2 मतलब छोटे छोटे इकाइयों में बटा हुआ था। यानी मिस्र का जो इलाका था ना, ये छोटे छोटे इकाइयों में इसी तरह बटा हुआ था, ठीक है। तो बाद में कुछ समय बाद क्या होता है ना बच्चों, कुछ शक्तिशाली लोग हुए, जैसे कि मान लीजिए कि आपका गांव जो है उसमें कई एक घर हैं, और सभी घर के लोग एक लोग को चुनते हैं, जिससे कि क्या होता है वहाँ पे वार्ड या मुखिया लोग चुने जाते हैं। तो मुखिया चुनते एगो प्रधान हो जाता है वो। ठीक वैसे ही यहाँ जो छोटे छोटे जो भाग में ये बटा था, यहीं के लोगों ने इसको, यहाँ के लोगों ने, छोटे छोटे भाग वाले लोगों ने मिलजुल कर एक मुखिया को चुना, यानी कि एक हेड को चुना। वही हेड क्या हुआ कि वहाँ का प्रधान हो गया। अब देखिएगा कुछ समय बाद क्या होता है, मिस्र 2 भाग में बट गया। एक हो गया उत्तरी मिस्र का राज्य और दूसरा हो गया दक्षिण मिस्र का राज्य, यानी 2 हिस्से में ये बट गया। तो अब उसी को देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए आपको समझा देते हैं, मिस्र का इतिहास जो शुरू होता है ना, वो प्रागैतिहासिक या प्रागवंशीय इतिहास से आरंभ होता है, युग से प्रारंभ होता है। जैसे कि प्री हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं ना, जिसमें स्टोन एज ये सब पढ़ते हैं हम लोग, ठीक वैसे ही मिस्र में भी इसी तरह शुरू हुआ। इस काल में क्या होता है, छोटे छोटे नगर थे और वे विभाजित थे, ठीक है। लेकिन 3400 ईसा पूर्व के आसपास क्या होता है, ये मिस्र का जो पूरा इलाका था, जो छोटे छोटे भाग में बटा हुआ था, वो संगठित हुआ और 2 भाग में फिर बट गया वो, ठीक है। एक हो गया उत्तरी मिस्र का राज्य और दूसरा हो गया दक्षिण मिस्र का राज्य। अब देखते हैं उत्तरी मिस्र का राज्य का क्या व्यवस्था था, कैसे वहाँ चलता था और वहाँ कैसी व्यवस्थाएं चलती थी। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, मिस्र के जो भी शासक हुए ना बच्चों, उनको राजा नहीं बोला जाता था, राजा को मिस्र में बोला जाता था फराओ, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि फराओ अगर कहीं दिखे तो आप ध्यान में रखिएगा कि वो मिस्र के राजा थे।
मिस्र में फ़राओ जो है वो मिस्र के राजा की उपाधि थी। इतनी चीज़ें याद रखनी है आपको। अब देखिए, अब आपको समझाते हुए चलते हैं। देखिए, उत्तरी मिस्र का राज्य जो था ना, उसकी राजधानी बूटो था। बूटो एगो नगर था जो कि उत्तरी मिस्र में पड़ता है, तो उसको राजधानी वो लोग बना लिए, कुछ लोग संगठित होकर, ठीक है। और उत्तरी मिस्र के लोगों की ये मान्यता थी कि उनकी रक्षा जो करती है ना, वो नाग देवी नामक जो है वो देवी है, वो हमारी रक्षा करती है। ये उत्तरी मिस्र के लोग मानते थे, ठीक है। तो इस वजह से वो लोग क्या करते थे, नाग देवी की पूजा उपासना करते थे। और नाग देवी के बारे में एक चीज़ प्रचलन में वहाँ था कि वो जो है लाल रंग बहुत पसंद है उनका, यानी कि वो नाग देवी जो है उनका पसंदीदा रंग जो है लाल है। इस वजह से मिस्र के जो भी उत्तरी मिस्र के राजा जो भी होंगे ना, जितने भी राजा होंगे, तो उसकी स्पेशल चीज़ ये होगी कि वो जो मुकुट धारण करेंगे, यानी राजा लोग जो मुकुट वगैरह पहनते थे अपने सिर पे, वो लाल रंग का ही पहनते थे। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये आपसे पूछेगा कि उत्तरी मिस्र के राजा किस तरह का मुकुट पहनते थे, तो आप बोलिएगा लाल रंग का। आपसे पूछ सकता है कि उत्तरी मिस्र के जो लोग थे वो किस देवी देवता पर विश्वास रखते थे, तो वो नाग देवी के ऊपर विश्वास रखते थे। और उत्तरी मिस्र के लोगों का जो राजधानी था वो कहाँ था, बूटो नगर था, वो इनकी राजधानी थी, ठीक है। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि उत्तरी मिस्र के लोगों का राज्य चिन्ह क्या था, तो ये था पेपी रस का गुच्छा और मधुमक्खी। यानी पेपी रस जो है वो एक मतलब वहाँ की कोई प्रजातीय चीज़ होती होगी जिसका यूज वो लोग करते होंगे। यानी प्रजातीय का मतलब ये हुआ ना बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा, कोई पौधा उधा होता होगा जिसका वो लोग यूज करते होंगे। और क्या, मधुमक्खी तो आप जानते हैं जो शहद बनता है जिससे, जो बनाने का कार्य करती है। तो ये दोनों ही उनका राज्य चिन्ह था, किसका, उत्तरी मिस्र का। अब देखिए दक्षिणी मिस्र में क्या था, तो दक्षिणी मिस्र का भी अपना राजधानी था बच्चों। तो दक्षिणी मिस्र के राजधानी का नाम था नखेब। नखेब एक जगह है जहाँ पे दक्षिणी मिस्र की राजधानी थी। और उत्तरी मिस्र की राजधानी कहाँ थी, तो बूटो। तो इतना बात ध्यान में रखिएगा। और दक्षिणी मिस्र के लोग जो है अपनी संरक्षिका देवी के रूप में नेरुवत को पूजते थे, ठीक है। तो नेरुवत इनकी जो है संरक्षिका देवी, और वहीं उत्तरी मिस्र के लोगों का नाग देवी, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। उसके बाद देखिए दक्षिणी मिस्र के लोग जो थे बच्चों, वो लोग श्वेत रंग को यानी विशिष्ट मानते थे, यानी सफ़ेद रंग को वो लोग ज़्यादा स्वीकृत करते थे। और इसीलिए वहाँ जो है दक्षिणी मिस्र के लोग जो हैं वो सफ़ेद कलर का मुकुट पहनते थे, ठीक है। यानी वहाँ के राजा जो है ना, वो सफ़ेद कलर का मुकुट को धारण करते थे। अब यहीं पे ये ध्यान रखिए, उत्तरी मिस्र के लोग किस तरह का, तो वो लाल कलर का। और दक्षिण मिस्र के लोग किस तरह का, तो वो सफ़ेद कलर का, ठीक है। इतना बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद उत्तरी मिस्र के लोगों की संरक्षिका देवी कौन थी, नाग देवी। और दक्षिणी मिस्र के नेरुवत। उसके बाद वहाँ की राजधानी, उत्तरी मिस्र की राजधानी क्या थी, बूटो। और ये दक्षिण का नखेब। इतना बात याद है तो बात खत्म, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपसे पूछेगा कि दक्षिणी मिस्र के लोगों का राज्य चिन्ह क्या था, तो वो लिली का पौधा जो है वो इनका राज्य चिन्ह था। और उनका क्या था, उत्तरी मिस्र के लोगों का क्या था राज्य चिन्ह, तो देखिए ये है पेपीरस का गुच्छा और मधुमक्खी, ये इनका राज्य चिन्ह था। और दक्षिणी मिस्र के लोगों का लिली का पौधा, ठीक है। इतना अगर याद हो गया ना बच्चों, तो आप ये यकीन मान लीजिए कि प्रागैतिहासिक काल में मिस्र की स्थिति क्या थी वो आपको याद हो गया। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप सही करके आ जाइएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको जानने की आवश्यकता भी नहीं है और इससे ज़्यादा आपसे पूछेगा भी नहीं, ठीक। इतना बात ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि जो है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्रागैतिहासिक काल में मिस्र की स्थिति कैसी थी, उसके बारे में बताइए, तो आप यही सब लिखिएगा। और अंतिम में जो है ना आप उसका निष्कर्ष लिखिएगा। तो निष्कर्ष में लिखिएगा ये दोनों राजवंश यानी उत्तरी मिस्र के राज और दक्षिण मिस्र के राज, ये जो हैं दोनों ने प्रागैतिहासिक काल में शासन तंत्र को चलाया और इसीलिए इसको प्रागवंशीय युग भी बोला जाता है इस काल को। उसके बाद इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा बच्चों कि इन दोनों ही राजवंशों ने, यही दो जो प्रारंभिक राजवंश है ना बच्चों, इन्हीं ने आधारशिला तैयार किया, जिसके वजह से आगे आप देखिएगा 30 राजवंशों का शासन यहाँ मिस्र पे हुआ। तो इतनी चीज़ें याद रखनी है मिस्र की सभ्यता की। ये आरंभिक जो प्रागैतिहासिक कालीन जो राजवंश है, इतना याद अगर आपको है तो बात खत्म। इससे ज़्यादा आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं है और इससे ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं, ठीक। अब आ जाइए मेन जो टॉपिक आ जाता है, यहाँ से अब शुरू होता है प्रथम वंश, यानी कि मिस्र की प्रथम वंश। यानी कि यहाँ पे जो 30 राजवंश हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें प्रथम वंश यानी पहला वंश कौन था। तो पहला वंश जो है ना बच्चों, अब आपको समझाते हैं। तो आप जान रहे थे कि मिस्र जो छोटे छोटे भाग में था वो बाद में क्या हुआ, एक संगठित रूप लिया और दो भाग में बट गया, उत्तरी मिस्र और
साउथ मिस्र यानी दक्षिण मिस्र कहते हैं उसको, ठीक है, उत्तर और दक्षिण में। बाद में क्या हुआ ना बच्चों, मिस्र में कुछ और लोग हुए यानी और भी शासक शक्तिशाली हुए। उन्होंने क्या किया, उत्तर और दक्षिण वाले मिस्र को क्या किया, एक साथ मिला लिया। बोला कि देखो देखो ये जो विभाजन है ये अच्छा नहीं है, इसको एक साथ मिलाओ। और उसके बाद उन्होंने प्रथम राजवंश की स्थापना कर दी, यानी मिस्र में प्रथम वंश का स्थापना हो गया, ठीक है। यही जो मिस्र को दो भाग में जो बटा हुआ मिस्र था उसको मिलाकर प्रथम वंश की स्थापना हुई। अब उसी को हम लोग देखने और समझते हैं, ठीक है। तो प्रथम वंश की स्थापना किसने की, आपसे यही सवाल पहला बनेगा। तो मेनीज नामक एक व्यक्ति था यानी शासक था जिसने प्रथम वंश की स्थापना की, ठीक है। मेनीज ही वह व्यक्ति था बच्चों जिसने उत्तरी मिस्र और दक्षिणी मिस्र दोनों को मिला लिया और मिस्र की राजनीतिक सत्ता एक जगह स्थापित की और उसका नींव रख दिया, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि प्रथम वंश के संस्थापक कौन थे, मेनीज था। और मेनीज ही वह व्यक्ति है जो उत्तर और दक्षिण मिस्र जो दो भाग में बटा हुआ था उसको एक साथ मिलाकर उसने एक सत्ता को स्थापित किया और मिस्र में प्रथम वंश की स्थापना कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए इससे रिलेटेड और कुछ नहीं है, उसमें और भी बातें बनाई गई है। बाकी और जो मेन चीज़ होती है ना, बस इतना ही आपको, इतना ही ध्यान में रखना है। आप देखिएगा इससे बाहर कुछ भी नहीं रहने वाला है, ठीक। उसके बाद देखिए प्रथम वंश में आपको बोलेगा अन्य शासक कौन कौन हुए, तो उसमें अन्य शासक हुए बच्चों नामुर, उसके बाद है बिच्छूराज, उसके बाद अट्टा। ये तीन अन्य शासक हुए जिसने कि प्रथम वंश में शासन किया। मेनीज के बाद ये तीन अन्य शासक हुए जिन्होंने शासन किया। अब तक की चीज़ें जो है अब उसको कंक्लूज करके हम समझा दें आपको। मिस्र जो है छोटे छोटे नगरों में बटा था जिसको अलग अलग मतलब दो भाग में बट गया, वो उत्तरी मिस्र और दक्षिणी मिस्र। जिसमें उत्तरी मिस्र में हम आपको बताया कि लाल रंग का वहाँ मुकुट पहनते थे राजा लोग। उसके बाद क्या था, वहाँ नागल देवी की पूजा की जाती है और बूटा जो है वहाँ का राजधानी था। और दक्षिणी मिस्र के बारे में भी हमने बताया कि वहाँ पे श्वेत रंग का मुकुट वहाँ के राजा लोग पहनते थे। उसके बाद क्या बोले, लिली का जो पौधा है वो वहाँ का जो है राजकीय चिन्ह था। ये सब हम बता दिए दक्षिणी मिस्र के बारे में। अब हुआ क्या, हम बताया कि इन दोनों ही जो राजवंश जो अलग अलग था उसको एक जगह पे केंद्रीकृत किया और दोनों को ही क्षेत्र को मिलाकर एक नई सत्ता उभरी जिसको प्रथम वंश के नाम से जाना जाता है। उसके संस्थापक मेनीज थे और मेनीज ने क्या किया, उत्तर मिस्र और दक्षिण मिस्र को मिलाकर पूरे मिस्र का संगठन किया और एक नई शासन व्यवस्था को शुरू कर दिया। इतनी चीज़ आप समझ गए। और उसके बाद मेनीज के बाद यहाँ पे कौन और शासक हुए, तो उसमें हमने बताया नामुर है, बिच्छूराज है और अट्टा। ये तीन अन्य शासक हुए जिन्होंने शासन किया प्रथम वंश में। अब आ जाइए द्वितीय वंश। अब द्वितीय वंश को आप समझिए। द्वितीय वंश का जो है ना, प्रथम वंश जब पतन हो गया ना बच्चों, प्रथम वंश के पतन के पश्चात द्वितीय वंश का उभरना हुआ। तो द्वितीय वंश के बारे में ज़्यादा जानकारी है ही नहीं, कोई अगर पढ़ा दे तो वो मतलब उसके बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इतिहासकारों का एक मत है बच्चों, जो कि हम बताते आपको जा रहे हैं कि इतिहासकार मानते हैं कि द्वितीय राजवंश जो है ना, जो मिस्र में शासन किया था वो शासन तो जरूर किया था, लेकिन उसमें कौन कौन शासक हुए इसके बारे में इतिहासकार को खुद ही नहीं पता है। वो बोलते हैं कि इसके बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलती है। वो केवल यही बोलते हैं कि प्रथम वंश और द्वितीय वंश ये दोनों ही वंश ने मिलकर लगभग 500 साल तक शासन किया, जो कि हमने बताया अभी 3400 से 2980 ईस्वी तक ये जो दोनों ही वंश ने मिलकर ईसा पूर्व तक शासन किया। और इसी में बताते हैं कि वो लगभग 18 राजा बने यही दोनों वंश में। लेकिन आपको ये याद रखना है कि प्रथम राजवंश के संस्थापक कौन थे, मेनीज थे। उसके बाद बिच्छूराज, ये सब जो शासक बने उसके बारे में हम बता दिए। द्वितीय राजवंश में कोई जानकारी नहीं मिलती है, इसीलिए ये बात ध्यान में रखना है कि द्वितीय राजवंश में कौन शासक हुआ इसका कोई मतलब नहीं। खाली आपको जानना है प्रथम राजवंश के बाद द्वितीय राजवंश उभर के आया, उसमें कौन शासक हुआ ये आपको पता ही नहीं है। और इतिहासकार को जब नहीं पता है तो आपको क्या जानना, आप तो खुद ही ऐसे ही मतलब चलते बनिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप जान गए आज द्वितीय राजवंश तक। अब आपको पूरा का पूरा इसका निष्कर्ष हम बता देते हैं, जो कि सामान्य है कि प्रथम दो राजवंशों के शासकों ने लगभग 420 वर्षों तक शासन किया, ठीक है, जो कि 3400 से 2980 ईसा पूर्व तक इनका शासन तंत्र रहा। इन दोनों राजवंशों ने मिस्र की सभ्यता और संस्कृति का बीजारोपण किया। यानी कि आप ये बात ध्यान में रखिएगा बच्चों, मिस्र की सभ्यता का जो बीजारोपण हुआ ना, यही दोनों राजवंशों के आधार पर हुआ। यानी यही दोनों राजवंश के शासकों के द्वारा किया गया। यानी प्रथम राजवंश और द्वितीय राजवंश के शासक जो हुए उन्होंने ही मिस्र में सत्ता को स्थापित करके मिस्र में क्या किया था कि मिस्र की सभ्यता का बीजारोपण किया था, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं। इसके बाद क्या होता है बच्चों,
ये दो राजवंश आप पढ़ लिए आज के वीडियो में। अगले में हम लोग पढ़ेंगे पिरामिड युग। पिरामिड युग में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, ये जो आपको दिखा रहे हैं फोटो आप देखिए, यही होता है पिरामिड। तो इस काल में जो है ना पिरामिड बड़े बड़े बनेंगे, ठीक है। इसमें हम बताएंगे आपको कि पिरामिड बड़े बड़े बने, कौन कौन से शासक हुए, जोसर हुए और भी कौन कौन शासक हुए, उनके नाम आपको बताएंगे। और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो पिरामिड युग होगा ना बच्चों, पिरामिड युग में हम लोग ये देख पाएंगे ना कि इसमें लगभग तीसरा वंश, चौथा वंश, पांचवा और छठा, यानी 4 वंशों ने शासन किया है। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक वीडियो में पिरामिड युग, उसके बाद के जो है ना सभी वंश को एक वीडियो में हम लोग कर देंगे। तो ये आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपसे एक अनुरोध है, आप अपने कमेंट माध्यम में बताइएगा, कमेंट के माध्यम से, अगर आपको इतिहास का थोड़ा बड़ा लॉन्ग अगर वीडियो दिया जाए तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना। तो अगर आप मतलब बड़ा वीडियो भी आपको मिलेगा तो आप कोई दिक्कत नहीं है ना, आप देखिएगा ना, तो आप उबिएगा तो नहीं ना। ये बात आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि हम उसी की तैयारी कर रहे हैं कि आपके लिए हम चाह रहे हैं कि एक बड़ा बड़ा वीडियो आपको देते चलें और आपका पूरा एक ही वीडियो में पूरा राजवंश खत्म हो जाए, यानी कि पूरा मिस्र की सभ्यता खत्म हो जाए, फिर मेसोपोटामिया का भी उसी तरह हम दे देंगे। तो आपका क्या होगा कि आपका समय भी बचेगा और एक ही वीडियो में आप पूरे राजवंश को पढ़ लीजिएगा, आपको इधर उधर दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपने कमेंट माध्यम में इस बात को बताइएगा। और रही बात दूसरी कि इसका जो है ना पीडीएफ, तो पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, आप उसको वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन पीडीएफ आपको भेजेंगे पूरा मिस्र की सभ्यता जब ख़त्म हो जाएगी तब, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है आपको कि अभी आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, इसका पीडीएफ अगले वीडियो के बाद आपको दे दिया जाएगा, ठीक। और उसके बाद एक चीज़ और आप ये ध्यान में रखिएगा कि इन चीज़ों को ना आप नोट डाउन करने का भी प्रयास कीजिए, अपने कॉपी में लिख लिया कीजिए। उससे अच्छा ये होगा ना कि आपका लेखन शैली भी विकसित होगा और आप लिखने के प्रयास को भी आगे कर पाइएगा। और आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपका लेखन शैली आपका विकसित रहेगा, तो आपको एक अच्छा नंबर भी मिलेगा, ठीक है। जो फर्स्ट सेमेस्टर में गलती की है वो मत कीजिएगा। यहाँ आप अपना पहले से ही कार्य करते रहिए और चीज़ों को आगे बढ़ाते रहिएगा, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।